कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंस की थी कि फीचर की थे पिछली बार? जल्दी बताओ। हैं? इंपॉर्टेंस भी तो की थी, तो फटाफट से समझाओ। फॉरवर्ड लुकिंग, बैकवर्ड लुकिंग। बैकवर्ड लुकिंग बताओ भी नहीं, बताओ। मैंने कहा था ये मैं अपनी लैंग्वेज में लिखवा भी दूंगा और लिख भी लेना, तुम स्टेपल कर लेना। तो कंट्रोलिंग पूछा है। जो कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? पहले सबसे पहले क्या करना? कंपेयरिंग। कम वर्ड क्या है? क्या कंपेयर करना? एक्चुअल प्लान आगे होते हैं पीछे होते हैं? पीछे होते हैं। प्लान परफॉर्मेंस पहले डिसाइड होती है कि पहले एक्चुअल काम होता है? तो कंट्रोलिंग में एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर करना है? प्लान्ड परफॉर्मेंस है। तो प्लान्ड परफॉर्मेंस पास्ट में बने होंगे, फ्यूचर में बने होंगे? तो कंट्रोल आज हुआ, आज आपने कितना काम किया उसको कंपेयर कर रहे हैं, जो काम डिजायर्ड था, तो पीछे से कंपेयर कर रहे हैं। दैट वाई इट इज बैकवर्ड लुकिंग। बट अब जब कंपेयर कर लिया तो क्या ढूंढेंगे उसमें? डेविएशंस। डेविएशन ढूंढने के बाद जो नेक्स्ट प्लान बनाएंगे वो अकॉर्डिंग टू जो गलतियां और जो अच्छा काम हुआ उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे ना, तो नया प्लान इस कंट्रोलिंग के हिसाब से बनेगा। तो क्या बना हो? फ्यूचर या फॉरवर्ड लुकिंग। लिख के दिखाओगे? तुम लिखा है? क्या लिखा है? वो तो एग्जाम्पल डाल दोगे ना। इसमें लैंग्वेज सही है कि बेकार है? फर्स्ट लाइन तो सिंपल लिखी हुई है, पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटीज, कि पिछली इसमें लिख सकते हो पोस्टमार्टम के ब्रैकेट में कंपैरिजन, या अगर कहोगे तो मैं अपनी लैंग्वेज लिखवा देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा। क्या चाहते हो, खुद लिखोगे मैं लिखाऊं? हाँ, मतलब कुछ मेहनत नहीं करोगे। लिखो, जहाँ लिखना लिखो। आ गया आंसर? क्या? हाँ। कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग बिकॉज, पहले खाली बैकवर्ड लिखो। कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड, शुरू करें। कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग बिकॉज, या एज, देखो एक बार में लिख लेना, बना बना के लिख रहा हूं मैं, ढंग से लिख लेना। कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग एज we compare actual performance with planned standards which were set in the past। ठीक है, फुल स्टॉप। However, after finding out deviation, we take corrective actions and in which take corrective improve which will improve our future performance and help us to set future goals accordingly। Full stop। Hence, controlling is both backward and forward looking।
अभी आपका 2 मार्क्स का आंसर हो गया। अगर ये आ गया 3 या 4 मार्क्स में तो क्या करोगे? इतने के बाद वो शर्ट्स वाला एग्जाम्पल डाल दोगे, ठीक है ना। हमारी प्लान परफॉर्मेंस थी 800 शर्ट, हमने कितनी बनाई? 600 शर्ट। तो हम कंपेयर किससे करें? पास्ट में जो बनाई थी 800 शर्ट, तो बैकवर्ड लुकिंग होगी। और फिर हम अपना प्लान, नए प्लान जो सेट करेंगे वो 700 750 पे सेट करेंगे, या करेक्टिव एक्शन देखेंगे कहाँ पे गलती हुई, तो अगली बार 800 बन पाए, तो अगली बार मतलब फ्यूचर। तो इसमें लिख सकते हो ना, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी डाल, अपने आप लिख देना, राइट, इसमें ब्रैकेट में राइट एग्जाम्पल फॉर इंक्रीज मार्क्स। अगर ज्यादा मार्क्स का आता है तो एग्जाम्पल डाल देंगे। एग्जाम्पल आप डाल दिया करो, जहां पे का कुछ समझना है एग्जाम्पल डाल दो। अभी के अभी रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग लिखा है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। हाँ, स्टेपलर मैंने निकाला था, आप इसमें ले लो। ये पेज गुम जाने हैं, या तो इसकी फोटो खींच के स्टार कर लो, सेव कर लो, फेवरेट्स में डाल दो। फोटोएं तो संभाल के रखते हैं ये लोग, या फिर मोबाइल में, सॉरी यहीं पर स्टेपल कर लो बुक, कुछ तो करो, गुमना नहीं चाहिए बस। कल सेंटर खुलेगा 1-1.5 घंटे के लिए, अगर डाउट हो तो आ जाइयो। और अगर 1-to-1 पढ़ना है कि कुछ और समझना भूल गई है, तो मैं 1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम, 1-1.5 घंटे एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा। मैं फ्री हूँ, 1-2 घंटे निकाल दूंगा तेरे लिए। पढ़ने वाली बन तू, सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो घर बैठ के पढ़ो, फिर आने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, अगर तेरे को हेल्प चाहिए तो आ जाइए। प्लानिंग और कंट्रोलिंग में रिलेशनशिप क्या है? यही है जो लिखवाया आपको मैंने। हम कंट्रोलिंग में क्या करते हैं? एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। फिर क्या करते हैं मेजर करके? एक्चुअल परफॉर्मेंस है 600 शर्ट, मेजर कर ली, फिर क्या करते हैं? सबसे पहला काम क्या करते हैं? मेजर करने के बाद कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं? 800 शर्ट से। 800 शर्ट क्या होती है? प्लान्ड। तो रिश्ता है प्लानिंग और कंट्रोलिंग में। क्या प्लानिंग का स्टाफिंग से कोई, सॉरी, कंट्रोलिंग का स्टाफिंग से कोई रिश्ता बना? नहीं। ऑर्गेनाइजिंग से बना? डायरेक्टिंग से बना? नहीं। डायरेक्ट बना किससे? प्लानिंग से, कि हम कंपेयर करें प्लान्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से, रिश्ता है। फिर जब कमियां निकालते हैं, करेक्टिव एक्शन लेते हैं, तो नया प्लान अकॉर्डिंग टू इसके बनता है कि हमने हमारी पिछली क्या गलती हो, तो अगली बार वो गलतियां ना हो, ऐसा प्लान बनाया जाए। प्लान के अंदर पहले ही आपको गाइडलाइंस दे दी जाएंगी। नई कंपनी की पॉलिसी, आगे अगले टारगेट के लिए नई पॉलिसी, नई स्ट्रैटेजी यूज की जाएगी। वो स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछली बार तो हमारा टारगेट अचीव हुआ ही नहीं। और अगर अचीव हो गया तो हम टारगेट को बढ़ा सकते हैं। तो वो कंट्रोलिंग से ही पता लगेगा ना टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ। जब तक मैं मेजर ही नहीं कर रहा तो पता कैसे लगेगा? आप लोग के टेस्ट चेक होते हैं, कंट्रोलिंग होती है, पता लगेगा ना गलती कहाँ पे हुई है, तो अगली बार वो कैसे इंप्रूव की जाए। अगर आपका ग्राफ हर टेस्ट बाय टेस्ट ऊपर ऊपर जा रहा है, तो पता लग जाएगा कि प्लान अचीव हो रहे हैं साथ साथ, और नया प्लान और टारगेट बढ़ा के सेट किया जाएगा। तो कंट्रोलिंग और प्लानिंग के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कंट्रोलिंग इज द एंड स्टेप ऑफ प्लानिंग एंड इट लेज डाउन द बेसिस ऑफ न्यू प्लान। और प्लानिंग करते ही इसलिए है कि बाद में एक दिन क्या करें? कंट्रोल करके उसको चेक किया जाएगा। समझ गए ना? हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना, कैसे पढ़ना है, कब टेस्ट देना, कैसे करना है। अभी आपको क्या पता है, इस मंथ में अकाउंट्स में ये कराऊंगा, अगले महीने ये कराऊंगा, अगले महीने ये कराऊंगा। ये हम हर महीने चेक करते हैं। मैं तो कह रहा पर्सनली हर क्लास में चेक करता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर सिलेबस डिले चल रहा है तो संडे संडे क्लास लगे बढ़ा दूंगा। याद होगा 11th क्लास में मैथ्स का सिलेबस डिले हुआ था, क्योंकि सेशन लेट स्टार्ट हुआ था। इस साल भी सेशन टाइम पे स्टार्ट हुआ है, पर 1-2 बच्चे वो वीक है, उसके चक्कर में मैथ्स का 11th का सिलेबस स्लो चल रहा है मेरा। तो मैंने प्लानिंग करी कि हाँ भी इसमें नहीं ये होगा, इसमें नहीं ये होगा, इसमें नहीं होगा। तो मैंने देखा मेरा सिलेबस जनवरी एंड में खत्म हो रहा है, तो मैंने संडे क्लास स्टार्ट कर दिया। हर संडे मैथ्स क्लास होती है, ताकि सिलेबस टाइम से पहले कंप्लीट हो जाए। बात पकड़ में आ रही है? तो प्लानिंग होगी तो फ्यूचर के लिए होगी, कंट्रोलिंग क्या होगी कि उसको फॉलो कर रहे हैं। तो अभी आपका मैंने प्लान बनाया कि आप जो आपका अकाउंट्स का सिलेबस है अकॉर्डिंगली 31 दिसंबर तक खत्म हो रहा है, पर हमारा बीएसटी का क्या हो जाएगा? पहले खत्म हो जाएगा। तो हम बीएसटी का 1 घंटा भी अकाउंट्स में डिवोट कर सकते हैं बाद में, है ना? तो उससे क्या होगा? अकाउंट जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर अब ये पूरा का पूरा, इसमें कितने पॉइंट्स लिखे हैं? 4। पहला पॉइंट पढ़ के ईश्वर समझाएगी, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, हो गया एग्जाम्पल। बेटा इसमें ना मिसलिनियस है, इसमें सारे एक टाइप के क्वेश्चन नहीं है, तो आप सारे नहीं करोगे। नहीं बेटा, जो मैं बोलूंगा वो ट्राई करना है। एग्जाम्पल 3 देखो, खुद देखो समझ आ रहा है? पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लो। आंसर गलत आ रहा है, क्या है बता?
काम करने से पहले प्लान बनाते हैं ताकि कौन सा 6 है? हाँ बोल, सुन रहा हूँ मैं। कोई भी काम करने से पहले प्लान काम कर रहे हो तो बीच में देखते हैं कि हम जो हमने सेट करा था टारगेट वो अचीव हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो फिर थोड़ी प्लानिंग की वजह से होता है। हाँ, हम साथ साथ हफ्ता हफ्ता चेक करते हैं कि काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो कंपेयर किससे कर रहे हैं? प्लान से ना। तो हफ्ते से चेक करने का जरूरत ना, अगर प्लान होता ही ना तो हम हफ्ते चेक करते, अपना करते रहो करते रहो करते रहो, बाद में देखा जाएगा अचीव हुआ हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। तो हर हफ्ते टेस्ट होता है। ये क्या चेक करता है कि आपको समझ आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, क्या पता लगेगा? तो कि हाथ के गलती ठीक हो जाए, और अगर चेक नहीं होगा तो बोर्ड्स में होगा, सारी गलतियाँ इकट्ठी ठीक हो जाएगा, बेड़ा जल्द सबका। समझ गए हो? तो इसका टेस्ट का मतलब क्या होता है कि पूरा साल लगातार हम पढ़ते रहे, कोई होमवर्क मिस हो गया कुछ हो गया तो कंप्लीट डेविएशन साथ साथ ठीक हो जाए, वरना क्या हो जाएंगी, पाइलअप हो जाएंगी, जैसे मानवी की 11th क्लास में हो गई थी। फिर एंड टाइम में कुछ ठीक हुआ था भाई? एंड टाइम में कुछ ठीक नहीं होता, एंड टाइम में बस काम खत्म होता है। समझ गए हो? अब अगला पॉइंट। हाँ जी, आप बताओ जो आपने अभी समझाया वो तो इसको एक में सोच कैसे? प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। वो सारे एक ही बात है भाई। लेकिन पहले में जैसे लिखा था कि इफ द स्टैंडर्ड्स आर नॉट सेट इन एडवांस मैनेजर हैव नथिंग टू कंट्रोल। अगर प्लानिंग ही नहीं करोगे, हाँ पहले का ये था, प्लानिंग ही नहीं करोगे तो कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि प्लान ही नहीं है तो आप क्या करोगे? कुछ भी करते रहोगे तो आपस में एक जैसे पॉइंट हो गए। और अगर प्लान कर दी, अब क्या नहीं कर रहे? कंट्रोलिंग। तो प्लान अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे वो साल बाद पता लगेंगे, तब तक तो बहुत ज़्यादा काम खराब हो चुका होगा। थर्ड पॉइंट क्या है? प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव वेयरएज कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। प्लानिंग इज प्रेस्क्रिप्टिव। प्रेस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है? प्रेस्क्राइब करना। मतलब प्लानिंग प्रेस्क्राइब करती है, डिस्क्राइब करती है, इलेबोरेट करती है कि करना क्या है, कैसे करना है, कब करना है और टाइम अचीव करना है। और कंट्रोलिंग क्या करती है? उसको मेजर। इवेल्युएट का मतलब क्या होता है? वैल्यू लगाना, उसको मेजर कर दे कि हुआ है कि नहीं हुआ। प्लानिंग बता रही है 800 शर्ट बनानी है, कैसे बनानी है, कब बनानी है, कब तक बनानी है। कंट्रोलिंग चेक करके बताएगी कि बन रही है कि नहीं बन रही। आपको जो मार्क्स मिलते हैं टेस्ट के, इसको क्या बोलते हैं? इवेल्युएशन। तो प्लानिंग ने बोला कि इतने मार्क्स चाहिए, कंट्रोलिंग करेगी इतने आए, एक्चुअल परफॉर्मेंस। हाँ जी, क्या पढ़ा? अगला क्या है? प्लानिंग कंट्रोल बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर। तो अभी हमने पढ़ लिया ये कि प्लानिंग किसके लिए करते हैं? फ्यूचर के लिए करते हैं। तो प्लानिंग क्या हुई? फॉरवर्ड। पर जो प्लान फ्यूचर के लिए बनाते हैं वो किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं? पिछले प्लान के अकॉर्डिंग कि वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ। तो ये पता कैसे लग रहा है कि पिछला प्लान अचीव हुआ कि नहीं हुआ? कंट्रोलिंग से। तो मेन कंट्रोलिंग का मतलब समझ आ रहा है क्या कहना चाहता है कंट्रोलिंग? ये तो आपको समझ आई क्या? ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। अगला 5वां पॉइंट, हमारे में तो 5 है, एक मेरे में है प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। ये है, हो गया। एक है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ। अच्छा, इन्होंने इकट्ठा कर दिया, इसमें 2 पॉइंट लगे, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ बैकवर्ड लुकिंग। एक अगला है प्लानिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग। तो दोनों इकट्ठा कर दोगे आप, इसलिए अच्छी बात है। अब तो कंक्लूजन क्या हुई? लिखी है? कोई कंक्लूजन है? मेरे में लिखिए, मैं सुनाता हूँ। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो जी। इस आंसर की कंक्लूजन ही तो मेन चीज है। क्या लिखी है? दे आर इंटर इनफैक्ट री इन्फोर्स ईच अदर। मतलब एक दूसरे को ताकत री इन्फोर्स करती है। प्लानिंग के बगैर कंट्रोलिंग अधूरी है, कंट्रोलिंग के बगैर प्लानिंग अधूरी है। बिल्कुल, इन द सेंस दैट प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स मेक्स कंट्रोलिंग इजियर एंड इफेक्टिव एंड कंट्रोलिंग इम्प्रूव्स फ्यूचर। तो बार बार यही आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये 2 कोविड में कट गया था ये, लेकिन पहले जब आता था हर साल आता था। अभी किसी। अब अगला टॉपिक क्या है? कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस। इससे पहले कुछ बोर्ड के क्वेश्चन है वो पूछता हूं मैं, आपको आंसर में देने खाली क्वेश्चन सुनने हैं। ये आपको शिवदास में मिल जाएंगे, शिवदास में चैप्टर वाइज दिया हुआ है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन है वाई इज कंट्रोलिंग परवेसिव फंक्शन, डायरेक्ट हो गया, लिख लोगे। एक क्वेश्चन है वाई इज कंट्रोलिंग कॉन्टिन्यूस, डायरेक्ट हो गया। इज कंट्रोलिंग द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, तो लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है भी और नहीं भी। कैसे नहीं है? कंट्रोलिंग लेज द बेसिस ऑफ नेक्स्ट प्लान। तो लास्ट फंक्शन है भी, क्योंकि उसके बाद दोबारा प्लानिंग से स्टार्ट करना पड़ता है। आंसर क्या लिखा है? नो, कंट्रोलिंग इज नॉट द लास्ट फंक्शन ऑफ, बिकॉज इट ब्रिंग्स मैनेजमेंट साइकिल बैक टू प्लानिंग
स्टार्ट कहाँ से कर, रीस्टार्ट करना पड़ता है प्लानिंग से, कॉन्टिन्यूस है ना, तो ऐसे इस लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा आपको। तो आंसर क्या है? नो। फिर वही कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग, प्लानिंग नहीं होगा तो कंट्रोल क्या करोगे तुम लोग? इट इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न विद मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो कंट्रोलिंग इसका आंसर है। कई बच्चे इसको डायरेक्टिंग लिख लेते हैं, मॉनिटरिंग आया तो डायरेक्टिंग, मतलब कि वो देखता होगा, सुपरविजन लिख देते हैं इसको। तो कंट्रोलिंग है क्योंकि आगे लिखा है ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब आता है जी कंट्रोलिंग की प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट काम तो यही है, इसमें से क्वेश्चन आएंगे, भर भर के आएंगे। पूरी प्रोसेस लिखने को नहीं आएगी, लेकिन जो आएगा आपको इसमें स्टेप्स आइडेंटिफाई करने को आएगा। फिर बोलेगा इसके पिछले 2 स्टेप्स लिखो और इसके अगले 2 स्टेप लिखो। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका स्टेप है वो 4th स्टेप है, डेविएशंस वाला। वो पूरा 15 से 20 मिनट ले जाएगा आराम से, क्योंकि उसमें KRA CPC वगैरह होगा। तेरे स्कूल में आया KRA CPC? तेरे को पता भी नहीं लगा होगा, आया भी होगा तो। क्या होता है KRA CPC? तो स्कूल गया था आज? कंट्रोलिंग, हाँ बताइए CPC KRA क्या होता है? वीडियो एडिट होनी है बाद में आराम से। मैनेजमेंट वाइज एक्सेप्शन। एक्चुअली लैंग्वेज बड़ी खराब दी हुई है इसमें, मैं अपने लैंग्वेज में बता दूंगा आपको। पहला प्रोसेस का स्टेप क्या है? सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। ये कहाँ पे सेट हुए होंगे? प्लानिंग के स्टेज पे, कि जो प्लान परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स है उसको हमें देखा जाएगा, उसको अचीव करना शुरू हो जाएगा। अगर मेरा स्टैंडर्ड है कि मेरे को यार 100 में से 80 या 90 नंबर तो चाहिए, ये स्टैंडर्ड है, तो उसके लिए क्या करनी शुरू कर दी? मेहनत करनी शुरू कर दी, काम करना शुरू कर दिया। ये कितना बड़ा लिखा हुआ है? हाँ, तो आप एक काम करो, 3-4 लाइनें मार्क कर लो, जो अच्छी अच्छी लगे अपने हिसाब से करो, एक अपने लाइन में लिखना है। फिर एग्जाम्पल लिखा होगा इसमें, एग्जाम्पल पढ़ो पहले कि स्टैंडर्ड था कि रिडक्शन ऑफ डिफेक्ट फ्रॉम 10, यही लिखा कुछ और लिखा है? यही है ना? फॉर एग्जाम्पल 2nd-3rd पैराग्राफ में होगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस रिडक्शन ऑफ डिफेक्ट्स फ्रॉम 10 इन एवरी 1000 पीस प्रोड्यूस इन 5, मिला 5 इन एवरी 1000 पीस प्रोड्यूस्ड बाय एंड ऑफ क्वार्टर। की डिफेक्ट्स पहले 1000 में 10 आते थे, अब उसको कितना रिड्यूस करना है हमने? 5। तो डिफेक्ट पता कैसे लगेगा आया है? पहले कंट्रोल, तो कंट्रोलिंग का पहला क्या है? सेट करो स्टैंडर्ड की आपने कमियां कितनी मिनिमाइज करनी है। नीचे एक आपको टेबल बना हुआ है, उसमें बताया कि आप कौन सा क्वांटिटी का प्रोडक्शन का, क्वालिटी का प्रोडक्शन का, कॉस्ट कटिंग का, डिफेक्ट कटिंग का, या बहुत चीज़ बढ़ाने का, सेल्स की वॉल्यूम बढ़ाने का वगैरह वगैरह का स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड ऐसा सेट होगा जो पिछली परफॉर्मेंस में अचीव हो चुका है उससे ऊंचा। अगर हर साल या हर महीने आप 10,000 में 10 डिफेक्टिव पीस को कंट्रोल कर लेते हो, तो अगली बार 5 या 6 पे जाओगे कि और डिफेक्ट क्या हो? मिनिमाइज। जितना कम डिफेक्ट होगा उतनी कॉस्ट कम लगेगी आपकी। ये पूरा पढ़ो, लेकिन तो 3-4 लाइन कोई भी मार्क करो, अपने लैंग्वेज में लिखना है इसमें, अपने आराम से पढ़ो। स्टैंडर्ड सेट करना कि क्या कंट्रोल करना है। अगला स्टेप क्या है? स्पेसिफिक, कि स्पेसिफिकली यही करना है, पता होना चाहिए। कुछ भी नहीं कि हाँ चल देख लेंगे। अगर 10 डिफेक्ट आ रहे थे ना, कम कर देते हैं इसको, कम कर देते हैं इसको, क्या हुआ? बैडली एक्सप्रेस मैसेज। कितना कम करोगे? स्पेसिफिकली बताओ कि 6 करना है, 7 करना है, 5 करना है, ठीक है ना? इनकम को एक्सलेक्ट कर लो और एक्सपेंडिचर को क्या ऐड कर लो कि वाई, तो रेशो XX बन जाएगी आपकी। जो रेशो दिया हुआ है, क्या रेशो दिया हुआ है? 9:7, तो 9x और 9:7 बन जाएगी वो। और एक्सपेंडिचर क्या बन जाएगी तेरी? कितनी रेशो दी हुई है? 4x और 4y और 3y। तो भाई इनकम में से एक्सपेंडिचर क्या कर रहा है? माइनस करेगा ना, तो 9x - 4y इक्वल टू, ठीक है, 9x 7x। ऐसे नहीं हो सकता, खाली इनकम को एक्सलेक्ट करेगा ना, 2 कैसे सेलेक्ट कर सकता है? x और y 2 वेरिएबल। हाँ जस्ट कुछ कह रही थी।
स्पेसिफिक वही तो कह रहा है कि स्टैंडर्ड, फ्लेक्सिबल। हाँ स्टैंडर्ड स्पेसिफिक बता दें कि 5 या 6 करना है, पर अगर अचीव करते करते हमने इन कंट्रोलिंग करते करते देखा कि नहीं हो पा रहा या हो रहा है, तो हम उसको बढ़ा सकते हैं, और नहीं हो पा रहा उसको कम कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी में चेंज कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ना, लगातार करते रहेंगे। सेकंड स्टेप क्या है? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि जो स्टैंडर्ड सेट किया था अब क्या करना है, जो एक्चुअल काम हो रहा है उसको गिनती करो। स्टैंडर्ड था 800 शर्ट अचीव करनी है, अब गिनती करो कि बन कितनी रही है, सिर्फ मेजर करना है। अब मेजर कैसे होगा वो लिखा है, पढ़ो। फॉर्मेट टी, हाँ जो नेगेटिव आ जाएगी आप। मेजर करने के लिए कितने मेथड दिए हुए हैं? पहला क्या है? परफॉर्मेंस रिपोर्ट। जैसे जैसे आप एक क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर होगा, वो जाएगा, वो चेकलिस्ट बना देगा, इसने 10 में से 8, 10 में से 7 अपने आप बनाएगा कि क्वालिटी चेक करेगा, परफॉर्मेंस की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है या कितने घंटे काम किया, उसके अकॉर्डिंग बनाएगा रिपोर्ट। ठीक है, अगला क्या है? रेशियोज आपकी सिलेबस में है ही है। अकाउंटिंग रेशियो आपको बताएगा कितना अच्छा काम हो रहा है, कितना बेकार। यदि रेशियो अच्छी आएगी, कई बार वो बेकार भी होता है काम, जो प्रॉफिट रेशियो अच्छी आ रही है तो अच्छी बात है, लेकिन डेप्ट रेशियो अच्छी आ रही है तो बेकार बात है, डेप्ट बढ़ रहा है। तो रेशियो आपको एग्जैक्ट फिगर देती है कि काम बढ़िया हो रहा है बेकार हो रहा है। अगला एग्जाम्पल, उसके बाद खाली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यार क्वालिटी को देख रहा है ध्यान से, हाँ ये बिल्कुल सही है, आगे बढ़ाओ। कुछ मेजर नहीं कर रहा, देख के बता रहा है, या घंटे मेजर कर रहा है कि ये कितने घंटे काम कर रहा है, उससे आइडिया लगा रहा है कि काम बढ़िया हो रहा है, टारगेट हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। आगे सैंपल चेकिंग। जब सामान बन रहा है, शर्टें बन रही है, बीच में जाएगा कभी भी और 2 शर्ट उठा के ले जाएगा रैंडमली, उसकी क्वालिटी चेक कर लेगा। सबकी चेक करने के जाए, आपने 11th से पढ़ा था ना इकोनॉमिक्स में, स्टैट्स में, सैंपल सबको चेक करने जाए, 3-4 उठा लेगा रैंडम, कहीं भी उठा लेगा, चेक करेगा यार इसकी ठीक है तो बाकी उस लॉट की ठीक ही होगी। तो रोज रोज जाके क्या कर लेगा, ये काम तो रोज हो सकता है, रोज जाके कुछ एक शूज बना रहे हैं, उठा के देख लेगा क्वालिटी, मोबाइल बना रहे क्वालिटी अच्छी कि नहीं अच्छी है, तो रैंडमली इसको चेक करना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, गिनती करेंगे कि हमारी कितनी शर्ट बनी और एग्जैक्ट कितनी बनी है। अभी हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ क्या करें, मेजर। अगला स्टेप क्या है कंपेयर। अब जो मेजर किया कितनी बनी, 600, स्टैंडर्ड क्या था 800, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेयर। 600 को किससे कंपेयर कर रहा हूँ, 800। 600 आउट ऑफ 800 बनी है, तो ये क्या हो गया, कमी आ गई। तो इस स्टेप में सिर्फ कमी नहीं निकाली जाएगी, कमी अगले स्टेप में निकाली जाएगी। इस स्टेप में सिर्फ बोल रहा है ना, एक तो छोटे से काम को बहुत इलेबोरेट कर दिया, काम सिर्फ इतना है, 600 बनी, 800 से कंपेयर की, 200 की कमी आई, क्यों आई, ठीक कर दो, ये कंट्रोलिंग प्रोसेस है। अब इसको 5 स्टेप में कन्वर्ट कर दिया। 800 की स्टैंडर्ड है, एग्जैक्ट मेजर करो, 600 बन के आए, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, कंपेयर करो 800 को 600 से। चौथा स्टेप क्या है, डिप माइनस करो कितना फर्क आया, 200 का। अब 5वां स्टेप क्या है कि इसको ठीक करो, कैसे ठीक किया जाएगा। छठा स्टेप क्या है, फॉलो अप लेके आओ इसका। समझ के 5 ही होंगे मेरे हिसाब से, हाँ। तो इस स्टेप में सिर्फ और सिर्फ कंपेयर किया जाएगा, और कुछ कंपेयर किससे करोगे, प्लान परफॉर्मेंस से। पढ़ो के पढ़ो, कोई लाइन के वर्ड गलत। 600 का मेजर किया, कंपेयर किया 800 से, कमी कितने की आई। अब यहाँ पे बड़ा पॉइंट है, इसको बोलते हैं डेविएशन, फर्क, डिफरेंस। यही तो मेन काम था ना कंट्रोलिंग का, कि कमियां निकालना। अब कमी 2 तरीकों से निकाली जाती है। एक तरीका है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, जो KRA भी बोलते हैं, और सेकंड तरीका है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, लिखा हुआ ना, या कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। ये ना अलग से वर्ड आएगा, एक आएगा मैनेजमेंट कंट्रोल, क्या बोला है, तो ये MBE की बात हो रही है। एक बोलेगा कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, तो भी इसकी बात हो रही है। एक आएगा मैनेजमेंट एक्सेप्शन, तो भी इसकी बात हो रही है। KRA और CPC एक ही बात होती है। पहले KRA पढ़ते हैं, ये CPC पढ़ते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या लिखा है, एक बार पढ़ोगे, रीड मारोगे। It's neither economical nor easy to keep a check on each and every activity in an organization. Control should therefore focus on key results areas which are critical to the success of an organization. इस सब सारी बातों पे कंट्रोल करना, इतने छोटे छोटे काम, बड़े बड़े काम होते हैं, सब पे कंट्रोल करना, सब पे नजर रखना पॉसिबल नहीं है। तो मैनेजर को कंट्रोलिंग किसने करनी है, मैनेजर ने, कि अपने सबऑर्डिनेट्स कैसे काम कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि सब पे कंट्रोल ना करके ना एक लिस्ट बनाएगा कि की पॉइंट्स क्या है, वो हर रोज उसको कंट्रोल कर लिया करेगा। उससे मेन, अगर देखो की पॉइंट ठीक है, उसके पहले के पॉइंट भी ठीक होंगे, और की पॉइंट खराब हुआ है तो पहले के पॉइंट भी क्या होंगे, खराब होंगे। तो की पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट या की रिजल्ट एरिया, KRA,
इसको चेक करा जाएगा कि सब कुछ कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, तो कुछ कुछ कंट्रोल किया जाएगा। आगे These KRAs are set as the critical point. If anything goes wrong at the critical point, the entire organization तो क्रिटिकल पॉइंट खराब होगा तो आगे का काम भी खराब होगा, पीछे का तो खराब है ही है। तो क्रिटिकल पॉइंट पे काम करना है, सब पॉइंट पे काम नहीं करना, वो मैनेजर अपने आप बनाएगा। आगे एमबीएस में आपको बड़े बड़े इसके एग्जांपल केस स्टडी की KRA की आएंगी, अभी मैं भी कराऊंगा। आगे एग्जांपल ही तो मेन है। In a manufacturing organization, an increase of 5% in the labor cost may be more troublesome than a 15% increase in postal charges. मेरी बुक में 10 और 20% लिखा हुआ है। मान लो एक कंपनी है, रोज काम करती है, पोस्ट और कोरियर वगैरह भी सामान भेजती करती है, तो हर महीने कैशबैक बनती होगी, उसमें पोस्ट का खर्चा आ जाता है। पोस्ट का खर्चा हर महीने 20% से बढ़ रहा है। 20% बहुत होता है, लेकिन जो लेबर कॉस्ट है, लेबर की सैलरी वगैरह का, वो 10% से बढ़ रही है। तो 10 तो कम है, 20 ज़्यादा है, पर क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है? 20% कंट्रोल करेगा, 10% लेबर कॉस्ट। तो आंसर है 10% लेबर कॉस्ट। लेबर की सैलरी होती है 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, ठीक है। इसका 10% हज़ारों में जाएगा। कोरियर खर्चा होता है 100, 200, 500, 600, 1000। इसका 20% बढ़ भी गया तो 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये बढ़ गया। तो आप कोरियर कंट्रोल करने में जाओगे कि सैलरी कंट्रोल में जाओगे? सैलरी को। तो क्रिटिकल पॉइंट है कि सब कुछ कंट्रोल करने से, कंट्रोलिंग एवरीथिंग एंडिंग एट नथिंग, वो वाला जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हम नहीं बन सकते। तो हम सिर्फ की रिजल्ट एरिया निकालेंगे कि 20% इंक्रीज इन पोस्टल कॉस्ट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि 10% इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट। प्रायोरिटी चेक की जाएगी, पहले क्या इंपॉर्टेंट है। पहले सैलरी को कंट्रोल करना बहुत है। अगर आप पोस्टल कॉस्ट को कंट्रोल करने बैठ गए और आपने कर भी लिया, 15 दिन लगा के आपने कॉस्ट कटिंग कर दी उसकी, लेकिन उतनी देर में जो 10% सैलरी कॉस्ट बढ़ी थी, लेबर कॉस्ट बढ़ी, वो और बढ़ चुकी होगी, कंपनी तक घाटे में जा चुकी है। तुमने फायदा कराया कंपनी का 500, 600, 1000 रुपए का, और नुकसान करा दिया 20-25 हज़ार रुपए का, तो नुकसान ज़्यादा हुआ ना। तो क्रिटिकल पॉइंट को पहचानना है और वो करना है। सब लोग रुको, आगे। इसमें एडवांटेज वगैरह नहीं दिए हुए, वो इकट्ठे दिए होंगे दोनों के, इकट्ठे दिए, बाद में पढ़ते हैं। अगला पॉइंट 2 मिनट पढ़ो और कंफ्यूज हो जाओ उस फर्स्ट पॉइंट से मिला के, फिर मैं कंफ्यूजन को दूर करता हूँ। हाँ जी, कंफ्यूज हो गए कि क्लियर हो गया? बढ़ाओ फिर, बढ़ाओ। पहले वाले में था कि MBE में इसलिए बोल रहे हैं कि जो माइनर डेविएशन होते हैं उनसे इग्नोर करके जो बड़े होते हैं उसपे CPC भी तो यही बोल रहा था। क्या फर्क हुआ? CPC ने यही बोला था ना कि भाई क्रिटिकल पॉइंट पे ध्यान दो, सब पॉइंट पे ध्यान देना मुश्किल है। तो फर्क क्या हुआ? जो भी आपने लाइन बोली वो कैसे यस, दोनों एक ही बात है, पर थोड़ा सा माइन्यूट सा फर्क है। क्रिटिकल पॉइंट पे हमने देखा कमियां, दिक्कत कहाँ आ रही है। भाई 5-6 तरह की कॉस्ट बढ़ रही है, हमने कोई लिमिट सेट की थी कितनी बढ़ेगी तो हिसाब लगाएंगे, नहीं बढ़ रही है तो सब में से मेन कॉस्ट जो इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान दे दिया गया, बाकियों पे बाद में ध्यान, उस पर बाकियों पे ध्यान दिया जाएगा पर बाद में। लेबर कॉस्ट पर ध्यान देने का मतलब ये नहीं है कि पोस्टल कॉस्ट पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। पहले ठीक किसको करेंगे? लेबर कॉस्ट को, फिर बाद में किसको करेंगे? पोस्टल को, उस पोस्टल को वो भी ठीक की जाएगी, मतलब सब पे काम जाएगा लाइन वाइज। लेकिन मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कहते हैं कि लिमिट तय करो कि कॉस्ट बढ़ रही है, बढ़ने दो। एक लिमिट हमने पहले मन में तय कर रखी है, इस लिमिट को जो कॉस्ट क्रॉस कर जाएगी मैं एक्सेप्शनली उस पर ध्यान दूंगा पहले। जब तक लेबर कॉस्ट बढ़ रही है, पोस्टल कॉस्ट बढ़ रही है, पर दोनों अभी परमिसिबल लिमिट के अंदर है, हम किसी पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि मैनेजर के पास यही काम रह गया है, खाली कंट्रोलिंग करनी है उसने। 100 तरह के काम करने, कोऑर्डिनेशन है, बेचना है, खरीदना है, 100 बातें, मीटिंग्स करनी है, वो रोज कंट्रोलिंग ही करता रहेगा तो काम खत्म। तो उसने क्या करा, हर कॉस्ट का, हर कंट्रोलिंग के लेवल का, हर क्वालिटी डेविएशन का एक वो निकाल लिया, लिमिट तय कर ली। इस लिमिट से ऊपर अगर परफॉर्मेंस खराब जाएगी तो वो एक्शन लेगा, वरना वो अपने बाकी काम पे ध्यान देता रहेगा। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट कर रहा है लेकिन एक्सेप्शन के कर रहा है। तो CPC में क्या किया था, हमने ध्यान लगाया कि क्या क्या चीज खराब हो रही है और सब में से जो मेन पॉइंट है उस पर ध्यान लगाया। इसमें खराब हो रही होने दो, जब तक वो खराबी लिमिट क्रॉस नहीं करती तब तक हम एक्शन नहीं लेंगे। फर्क समझ आया? तभी दोनों के एडवांटेज इकट्ठे दिए हुए हैं। अब
क्या एडवांटेज क्या है पहला? It saves the time and efforts of manager as they deal with only significant deviation. तो क्रिटिकल पॉइंट में भी खाली मेन काम पे काम किया, सबको कंट्रोल नहीं किया, और एक्सेप्शन के अंदर भी क्या हुआ कि लिमिट जो क्रॉस करेगा उसको उस पर कंट्रोलिंग की गई। अगला देखो, क्लियर हो गया दोनों बातें? Focuses managerial attention on important areas, thus there is better utilization of managerial talent. कि मैनेजमेंट रोज करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्शनली करेंगे कभी कभी, और तब तक बाकी काम क्या करेगा, अपना मेन काम कर देगा, तो मैनेजर खुद की एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ेगी। हर रोज कंट्रोलिंग करता रहेगा, ये काम करेगा बस वो। आगे The routine problems are left to the subordinates. Management by exception thus facilitates बिल्कुल, delegation. जब तक वो लिमिट क्रॉस नहीं करेगा तब तक मैनेजर खुद काम नहीं करेगा। अगर छोटी मोटी लिमिट के अंदर बढ़ रही है तो किसको बोलेगा, सबऑर्डिनेट को, भाई बढ़ रहा है ध्यान रखिए लिमिट क्रॉस ना हो। तब तक वो खुद नहीं करा, डेलीगेट कर दी, लिमिट क्रॉस होनी चाहिए कॉस्ट की, तब तक तू खुद कॉस्ट कटिंग करता है। लेकिन उससे नहीं हुआ तो फिर कौन करेगा, मैनेजर खुद। ठीक है, अच्छा अगर उसने डेलीगेशन कर देगी, तू कंट्रोलिंग कर लियो, लिमिट क्रॉस होना चाहिए, फिर भी हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबऑर्डिनेट की होगी कि मेरी होगी, मैनेजर की, क्योंकि अथॉरिटी डेलीगेशन डज नॉट मीन्स एब्डिकेशन ऑफ अथॉरिटी, तो मैं ही रहूंगा। और प्रिंसिपल कौन सा इसमें वायलेट हो रहा है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे क्या है, It identifies critical problems which need timely action to keep the organization. हाँ अगर क्रिटिकल एक्शन टाइम से नहीं लिया गया तो क्या होगा, कंपनी का लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये आपका इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फ्यूचर एंड बैकवर्ड लुकिंग, उसके अंदर भी आता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये आता ही आता है। ठीक है, हो गया खत्म कि बचा कुछ? इसके नीचे छोटा पैराग्राफ वो आपने खुद पढ़ना है, पढ़ो अभी के अभी, मैं अकाउंट स्टार्ट करने लगा हूँ। बाकी चैप्टर जो बचा है करेक्टिव एक्शन वो अगली क्लास में, और अगली क्लास में इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस एक क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा, पहले तुम पढ़ लो अगला पॉइंट। वो सबके स्कूल में आता है इसलिए मुझको आज कराना जरूरी है। कुछ अलग लिखा है कि सब कुछ सेम वही लिखा है, नॉलेज बढ़ाने के लिए लिखा है ना? क्या समझाऊं, क्या लिखा है बताओ? It is necessary to identify the exact cause of deviation, feeling which an appropriate corrective action might not be possible. एग्जैक्ट कॉज, हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाल दिया कि हमको कंट्रोलिंग करनी किस पे है, तो कॉज तो निकालोगे ना कि नुकसान क्यों हो रहा है। अगर उस पर ध्यान दोगे तभी निकलेगा। तो मैनेजमेंट में एक्सपेक्टेशन कहते हैं कि लिमिट क्रॉस हो रही है, ध्यान देना शुरू करो, और उसी टाइम करेक्टिव एक्शन लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये अगले स्टेप के बारे में बताया हुआ है। अगर खाली डेविएशन निकाल दी, ये कमी आ गई भैया, लिमिट क्रॉस होगी, लेकिन वो क्यों हुई वो निकालोगे कमी या उसका रीजन, और तभी तो, अगर रीजन नहीं पता होगा तभी तो करेक्टिव एक्शन लोगे ना। रीजन पता होगा तभी तो करेक्शन लोगे, रीजन नहीं पता क्यों हो रहा है तो ठीक कैसे करोगे उसको। अब इसको मैंने टेस्ट दिया, इसको बताया कि गलती कहाँ पे हुई, क्यों हुई, एग्जैक्ट को पता चल जाएगा कि ये गलती, ऑन टॉप पे ध्यान देना क्या गलत किया। अब उसी में काम तो करेगी, इसका 2 दिन का टाइम पड़ा है। अगर हम लोग हाँ तेरी गलतियां अपने ठीक कर ले, वो अपना देखेगी उसको समझ आया आया नहीं आया नहीं आया। तो मैनेजर का काम है कंट्रोल बाय एक्सेप्शन करे, लेकिन करेक्टिव एक्शन लेने से पहले डेविएशन का रीजन फाइंड आउट करना बहुत जरूरी, रीजन। और अगले स्टेप में आपको बताया जाएगा। एक ना क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ, वो ना स्कूल में बहुत आता है, आपके पीछे दिया होगा कहीं ना कहीं, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इफ एनीथिंग, ये बोर्ड्स में है सैंपल 16 में, इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विद द परफॉर्मेंस ऑफ की एक्टिविटीज, मिला कहीं ना कहीं होगा 1 मार्कर में, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, ये चैप्टर एंड में होगा वरना कहीं ना कहीं केस स्टडी में ढूंढना है, वैसे ही है। आंसर क्या है, 825, तेरा 285 आ रहा है, ऐसे कैसे। इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विद द परफॉर्मेंस, 2 लाइन का क्वेश्चन है, सैंपल क्वेश्चन नंबर 16 में आ रखा है, दिखाओ। हाँ जी, नहीं है, चलो क्वेश्चन मैं पढ़ूं। इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विद द परफॉर्मेंस ऑफ की एक्टिविटीज, द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन सफर्स। ये आपके अभी आपने पढ़ा था सीपीसी में। Therefore, the organization should focus on them, कि अगर कुछ गलत हो जाता है तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगी विद द की एक्टिविटीज। तो therefore, organization should focus on these key activities. Explain the statement with suitable example, 3 marks. आप इसमें सीपीसी लिखोगे, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन नहीं लिखोगे, सीपीसी पूरा लिखोगे विद एग्जाम्पल। अगर मैं एग्जाम्पल 600 शॉट का ले रहा हूँ, तो अगर आपकी 800 शॉट बनानी है, बन रही है 500, फिर बन रही है 300, फिर बन रही है 400, तो डिक्लाइनर परफॉर्मेंस, तो आप फटाफट से इसको नोट शुरू कर दोगे। अगर आपकी लिमिट तय की है 700 तक बनेगी ना, 800 की है 700 तक भी बन रही है तो हम उसमें कोई दिक्कत नहीं, 700 से कम बनेगी तो हम कंट्रोल करेंगे। मान लो 800 की लिमिट थी, 800 की प्लान थी,
बनी 750, हम कंट्रोल नहीं करें, कोई बात नहीं। 725 बनी, कोई बात नहीं। 700 बनी, कोई बात नहीं। 700 डाउन डाउन जाती मैं एक्शन के लिए इन्वॉल्व करूंगा, ये होगा मैन्युअल बाय एक्सेप्शन। तब तक मैं 100 शर्ट्स के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मेरे को बहुत काम है। लेकिन 100 से ज़्यादा होगा तो मैं अपना टाइम वेस्ट सब करूंगा, ये हो गया MBE। लेकिन कम होनी शुरू हो गई है, 750 हुई, 725 हुई, 700, हो सकता है 700 से पहले भी एक्शन ले लूँ। इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट की कम क्यों हो रही है, समझ रहे हो। चलो अगली बार इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लास्ट पॉइंट रहेगा क्रिटिकल करेक्टिव एक्शन, उसमें सैंपल वगैरह कुछ आएगा एग्जाम में, वो मैं कराऊंगा, केस स्टडी पूछूंगा अगली क्लास में। लास्ट क्लास होगा इस बुक का, फिर आप जो बोलोगे मैं करा दूंगा। एक आपका अकाउंट्स का टेस्ट है फर्स्ट बुक का पूरा, मैं लूंगा अक्टूबर नवंबर में, फुल बुक 1।